करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये कुछ आजकल के यूट्यूबर्स हैं या वो बल्लन टल्लन टॉप है, घोर घनघोर JNU यूनिवर्सिटी वाला वामपंथी है ये भांड अपने टल्लन टॉप पे दावा करता है कि ये तो मात्र वर्चस्व की लड़ाई थी, बाजीराव को दिल्ली जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो अपनी वर्चस्व की जो शर्तें थी और वसूली थी वो दिल्ली दरबार से मनवानी थी बस। मित्रों, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बाजीराव का संपूर्ण जीवन छत्रपति शिवराय के संकल्प के प्रति समर्पित रहा है। आप भी अभ्यास कर सकते हो, मात्र 40 साल की जीवनी है उसकी। ये शातिर भांड नालायक वामपंथी भगवा ध्वज, हिंदू पदपादशाही, इन जैसे पवित्र नाम तो इनके मुंह से निकलते ही नहीं है। आप देखो, आपने राहुल गांधी को कभी जय श्री राम, अच्छा चलो जय श्री राम छोड़ो, भारत माता की जय, वंदे मातरम कभी सुना है आपने? आपने नहीं सुना होगा, हमारा ध्यान नहीं जाता, बस उसके बकवास पे हम हंसते हैं, मीम निकालते हैं, कार्टून बनाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, ये गंभीर विषय है मित्रों, हम सबको जानना जरूरी है। खैर, अब तो जनता थोड़ी बहुत जानने लगी है और जनता जाहिर तौर पे ये टल्लन बल्लन टॉप को जूते भी बरसा रही है। हम देख रहे थे प्रत्यक्ष बाजीराव का पत्र जो उसने जयपुर से दिल्ली हमले के दौरान अप्रैल 1737 में लिखा। ये दिल्ली अभियान नवंबर 36 से चला और 38 में दिल्ली में भगवा लहरा के ही खत्म हुआ है। इन 2 साल में मित्रों, अवरोधों ने भी पराकाष्ठा की है और ये पत्र उनकी सच्चाई दिखाता है। दशहरे के मुहूर्त पे सटवाजी जादव के साथ बाजीराव पुणे से निकला था, बाद में सीधा बुंदेलखंड गया, यमुना के तट पे आ गया, तट के उस पार था आगरा शहर। अब यमुना के इस पार और उस पार दोनों तरफ छोटी मोटी झड़पें तो होती रही, लेकिन पूरी आगरा की मोमिन जनता सादात के साथ होने से वो पराभूत नहीं हो पाया। इसी दौरान एक खबर आई कि हमारा लाड़ साहब वजीर खान डोरा वो बंगश के साथ आगरा आ रहा है। प्लान भी तो तैयार था, मैंने जिसे बताया था।
हमेशा बाजीराव का प्लान भी तैयार होता है। बाजीराव ने सीधा मेवात का रास्ता पकड़ा। वो दिल्ली नहीं गया, वो मेवात गया। वहाँ मेवात के रास्ते से वो दिल्ली के पास आया। तालका टोरा पे जाके खड़ा हो गया। पूरी दिल्ली भीगी बिल्ली बन गई, पूरी दिल्ली। आश्चर्यकारक रीत्या जो ये मुगल मोमिन सोच रहे थे वैसा बाजीराव ने बिल्कुल नहीं किया। बाजीराव ने दिल्ली को जान जलाने के बजाय उसने बातचीत का रास्ता चुना। अशराफ दरबारी तो जैसे मैंने कल ही कहा था कि वो तो इसके विरोध में खड़े हो गए। उनके कहने पे मोहम्मद ने युद्ध पुकारा। अपने सबसे बेहतरीन सरदार आमिर खान और मीर हसन कोका उसे कोका कहने से बहुत चिढ़ आती थी, लेकिन बादशाह ने उसे कोका नाम दिया था। तो ये मीर हसन कोका, उसके साथ था एक खोजा जरा आप चेक करो, गूगल पे है, पूरी डिटेल दी है। अभी समय नहीं तो बता पाता। मुझे बहुत आनंद आता खोजा कौन होता है बताने में। लेकिन एक खोजा था अफजल खान, और डोरा का अपना लाड़ साहब वजीर का भाई था मुजफ्फर खान। इन लोगों को फौज लेके भेज दिया दिल्ली के बाहर। तब रकीबगंज जो है, अभी वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, संसद रोड वगैरह जो निकलता है दिल्ली, हम तो दिल्ली में ही कहते हैं, लेकिन उस वक्त वो दिल्ली के बाहर था। तो दिल्ली के बाहर जब रकाबगंज था तो वहाँ पे 8,000 मोमिन मरहट्टुन से भिड़ गए। आमिर खान उसकी अगुवाई कर रहा था। अब 500 मरहट्टा लेके अग्रिम पंक्ति में सटवाजी जादव आगे आ गए। आमिर को लगा बस 500 ही है, इनको तो 1-2 घंटे में हम निपट लेंगे। लेकिन पीछे मल्हार राव थे, राणो जी थे, जीवाजी पवार थे, ऐसे धुरंधर सब पराक्रमी सब ये मरहट्टे थे। उस दौरान उस लड़ाई में मुगलों का एक चाटुकार राजपूत था शिव सिंह। ये शिव सिंह मारा जाता है। कोका को गोली लगती है। 300 मोमिन वहाँ चौकी के ढेर होते हैं। 400 चौकी से भाग जाते हैं। 2000 घोड़े मरते हैं और 2000 से ज़्यादा जख्मी भी होते हैं। 5000 से ज़्यादा मोमिन मुगल सैनिक अपने सरदारों के साथ, जिसमें ये मुजफ्फर खान भी था, अफजुल खान भी था और 3 थे, इन सरदारों के साथ फिर वापस शहर भाग के गए, यानी दिल्ली भाग के गए। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद उस शाम को बाजीराव लिखते हैं कि झील के किनारे, आज का ये रजोकरी तालाब है ना, इसको बाजीराव ने झील कहा है। तो झील के किनारे, यानी आज के रजोकरी के तालाब के किनारे, ये कुछ आधा घंटा कुछ सब रुके। उतने में कमरुद्दीन खान भी फिर मार खाने लौट आया। अब यशवंत पवार ने हाथी लेके उस दिन घोड़ा ऊंट पकड़ के शिविर ले आया। रजोकार तालाब मित्रों 1737 में 16 कोस, यानी आप कितना पकड़ लो, 18 मील, 19 मील होगा, 19 मील के आसपास लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था, क्योंकि उसमें नाला भी निकल रहा था। तो ये बहुत बहुत बड़ा तालाब था। अब तालाब के सीधे हाथ कमरुद्दीन, आगे सामने दिल्ली दिख रही थी। सादात और खांडौरा बंगश के साथ 28 मार्च 1737 मंगलवार को 30,000 की फौज लेके बड़ेला के पास आया। बड़ेला में उन्होंने अपना शिविर डाला
बुधवार को बाजीराव रजोकरी तालाब से आगे अलवर्दी नाले के पास, ये अलवर्दी नाला मुझे नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन बाजीराव लिखते हैं ये कि बुधवार को, मंगल को ये तीन सादात खांडौरा और बंगश वहाँ बड़ेला के पास आए। बुधवार को बाजीराव रजोकरी से आगे अलवर्दी के नाले के पास रुक गया। मैं रुका। गुरुवार को कुछ खोजी दस्ते ने हमको रोका। फिरंगोजी पाटनकर को गोली लगी और वो मर गया। मुगल के 25 से 30 हमने मार दिए। हम रेवाड़, कोटपुतली और मनोहरपुर वहां निकल गए। खांडौरा से सवाई जयसिंह का पत्र व्यवहार लगातार जारी है। सवाई जयसिंह ने 15,000 की फौज के साथ तोपखाना भी भेजा है। उसने प्रत्यक्ष खांडौरा की भेंट भी की। जयपुर के रक्षा के लिए ये फौज है, ये कारण वो दे रहे हैं। हमारे वेंकाजी राम उसी के पास उपस्थित है और उन्होंने ही हमें ये लिखा है। भला हम जयपुर को टेढ़ी आंख क्यों दिखाए? भाई रास्ते में वह राशन की मदद जरूर हमें करेंगे, तो हम उनको टेढ़ी आंख क्यों दिखाए? वैसे जोधपुर में अभय सिंह भी मौजूद है। मित्रों, रोहिलाखंड ग्वालियर से बाजीराव को शायद टैक्स का कोई मसला था, तो वो यहाँ रोहिलखंड और ग्वालियर का नाम भी लेते हैं। कहते हैं रोहिलखंड और ग्वालियर से टैक्स कलेक्शन अभी बहुत सारा करना है। लेकिन विश्वास रखो, अगर मुगल बीच रास्ते भिड़ गए तो उनकी हार निश्चित है। राजेश्री शिवराय के पुण्य से और माँ बाप के आशीर्वाद से हम कामयाब हो गए, आप निश्चिंत रहे। श्री संकल्पे हत जालियास सर्व मनोदयानुरूप होइल। वामपंथ, ये अपने वामपंथ, मेरे दिमाग में वामपंथ ना जाता नहीं है। आगे लिखते हैं बाजीराव, ये पातशाही सुलूक करूं अगर ना करूं, दिल्ली के आसपास का सारा प्रदेश हम बेचिराख कर देंगे, आग में जला देंगे। सोनपत पाणपद लिखा है, सोनपत पाणपद यानी पानीपत तक मुगल अन्नास महाग होतीलाई से केले जाइल। सोनपत और पानीपत का ये जो बीच का सारा प्रदेश है, मोमिन अन्न के लिए तरसेंगे, हम उनको तरसाएंगे। जो भी आगे होगा उसका समाचार हम आपको भेजते रहेंगे। अगर निजाम ने गड़बड़ की तो आप उनका बंदोबस्त करें, उसकी बचने की कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि निजाम को वहीं नर्मदा के इस पार रोकना सर्वथा जरूरी है। लोभ असो दीजे हे आशीर्वाद। यहाँ बाजीराव के साथ मित्रों उसका एक लड़का भी था जिसका नाम था जनार्दन। ये जनार्दन के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है, इतिहास में भी नहीं लिखा है। सॉरी। इन सारे मोमिनों में सबसे शातिर हम जानते हैं, एक तो था निजाम और दूसरा था सादात। अब सादात और निजाम जो कुछ कुटिल डाव रच रहे थे, जो भी कुटिल डाव उन्होंने चले हैं, उनका सारे का सारे डाव का तोड़ बाजीराव के पास था। बादशाह खांडौरा हमारे शाहू महाराज और जयसिंह की तरह दिखते हैं। उनका व्यक्तित्व ये हमारे आजकल के सेक्युलर जमात वाले हैं ना, वैसा लगता है, क्योंकि उनके पाँव दोनों पक्ष में, दोनों पत्थर पे उन्होंने पाँव रखे थे।
हाँ, ऐसा हुआ तो ये वो कहते हैं ना भाई, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, वो हुआ तो वो करेंगे, दोनों पत्थर पे इनके पाँव थे। बाजीराव भी मित्रों युद्ध नहीं चाहता था। बाजीराव भी मराठों का संपूर्ण अधिकार ही चाहता, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे थे, लेकिन उसकी तैयारी पूरी थी और वो उसने युद्ध भूमि में दिखाई है। हे अर्जुन, मत सोच, युद्ध भूमि में मत सोच कि सामने कौन है, बस यही संस्कार है। जब अप्रैल में बाजीराव ये पत्र मित्रों लिख रहा था, उस समय ये निजाम अपना सारा हैदराबाद का राज्य अपने बेटे के हाथ सौंप के बड़ी फौज लेके, तोपखाना लेके भाग्यनगर से निकला था। शाहू महाराज का एक पत्र भी अवेलेबल है। वहाँ शाहू नाखबर होने की शिकायत बाजीराव से कर रहा है उस पत्र में। मित्रों, मोगलिंग की मानसिकता बाजीराव को शाहू बड़े अच्छी तरह से समझाता है, क्योंकि शाहू तो मुगलों के कैद में 17 साल रहा था। शाहू कहते हैं, तुम्हासी विवेका वरी आहोत। अब ये दिखाता है कि शाहू को एक बाजीराव के प्रति प्रचंड विश्वास था, इसलिए उसने बाजीराव के विवेक पे सारी लड़ाई छोड़ दी थी। चाहे युद्ध संधि करो, चाहे युद्ध करो, बस अपने विवेक से काम करो भाई। हाँ, आगे फिर शाहू कहते हैं, ये मेरे सामने पत्र है उसका, और मोड़ी लिपि में पत्र है, मराठी में नहीं है। आगे शाहू ने कहा है कि भाई कहाँ तक आगे जाने का आपका इरादा है, वरसेवर पत्र लिहित जाने। भाई मुझे नाखबर मत रखो, मुझे पूरी की पूरी जानकारी देते रहना। पत्र की तारीख है पई डॉट। अब पई का मतलब मैं नहीं जानता, कुछ पैगंबर वगैरह होगा, लेकिन पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। पई डॉट 6 डॉट 22 डॉट मुहर्रम। दिल्ली में मोहम्मद को छका के उसकी कमर तोड़ के बाजीराव दिल्ली को ना जलाते हुए आगे बढ़ना चाहता था। उसके मन में यही विचार था और उसने ऐसा ही किया। उनको छकाया, उनकी कमर तोड़ी, दिल्ली वालों को कुछ नहीं किया और फिर लौटा। बीच रास्ते में था भोपाल। अब भोपाल में निजाम से टकराया। मित्रों, ये भोपाल की जो लड़ाई है बाजीराव के जीवनी में मील की पत्थर साबित हुई है, क्योंकि भोपाल में ही मालवा का पूर्ण अधिकार मराठाओं के हाथ आया। भोपाल पूर्ण रूप से हिंदवी स्वराज्य में आया। वैसे मैंने आपको बताया है कि सूर्यवंशी ने 1715 से अपना मालवा अभियान शुरू किया था। ये आपको मैंने बताया है। वो खेल अब पूरी तरह से आज जाके समाप्त हुआ। दूसरा, मराठाओं के हाथ बहुत बड़ा प्रदेश आ गया। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, 50 लाख रुपए की नगदी मिली, और वो भी हर जाने के तौर पर युद्ध खर्च मिला। ये कोई कर्जा नहीं था, ये कोई वसूली नहीं थी, बल्कि मराठाओं के किए गए अपने जो युद्ध थे उनका खर्चा निजाम से लिया था। सवाई जय सिंह और निजाम का लड़का, ये भी निजाम की मदद के लिए भोपाल आए हुए थे, लेकिन बीच रास्ते सब निपट गए। यह है बाजीराव का संपूर्ण विजय। इसीलिए मैंने कहा कि भोपाल की जो लड़ाई है ये बाजीराव के जीवनी का मील का पत्थर साबित हुई। वंदे मातरम।